Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार, बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चौथे लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शर्त के लगातार चलती रहे। चलिए दोस्त, आज हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखे थे। आज हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में फिनोटाइपिक रेशियो निकालना पीछे के लेक्चर में सीखे थे। आज हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो किस तरह से निकाला जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू किया जाए आज का बेहतरीन लेक्चर। चलिए आज हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पीछे जो लेक्चर देखे, 3 लेक्चर देखे हैं जो आपको चैनल्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। वहां हम लोग मेंडल्स के बारे में, मेंडल्स के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में, मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, मेंडल जिस टर्म पर, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जिस टर्म का यूज किया जाता है उस टर्म के बारे में हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा क्लास यहाँ पर मेंडल्स के डायहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग लास्ट के क्लास में देखे थे। यहीं से फिर से एक बार आपका शुरुआत किया जा रहा है, क्योंकि पीछे के क्लास में हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो देख चुके थे कि फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाला जाता है, लेकिन जीनोटाइप यानी कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो किस तरह से निकाला जाएगा उसका स्टडी हम लोग आज इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे जरा क्रॉस, यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इसको अगर इसके साथ क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से सारा क्रॉस अगर हम लोग कराए तो यहाँ हम लोगों को कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल वाई स्मॉल आर मिलेगा। यहाँ हम लोगों को कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को कैपिटल वाई स्मॉल आर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ हम लोग अगर बात करें तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ का रिजल्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। इसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल वाई कैपिटल आर मिलेगा। इसका रिजल्ट इसके बाद का कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। यहां हमारा रिजल्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। और यहां हमारा रिजल्ट पुनः देखने के लिए मिलेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहां सारा का सारा रिजल्ट हम लोगों को जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है स्मॉल। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आया था। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं यहां पर कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाला जाएगा और फिनोटाइपिक रेशियो किस तरह से निकाला जाता है। चलिए, फिनोटाइपिक रेशियो हम लोग पीछे के क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि फिनोटाइपिक रेशियो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। आज हम लोगों को देखना है जीनोटाइप जो है डायहाइब्रिड का क्या होगा। डायहाइब्रिड का फिनोटाइप हम लोग पीछे के क्लास में जब देखे थे तो हमारा रिजल्ट आया था 9:3:3:1। जीनोटाइप रेशियो उस तरह से नहीं निकाला जाएगा। यहां हम लोग जीन का स्टडी करेंगे इस तरह से कि जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर का नंबर कितना है। तो देखिए जरा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर जो है आपको इस पूरे पनेट स्क्वायर में मिलेगा 1। कैपिटल वाई
कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो मिलता है कितना 1। इसके अलावा हम लोगों को कहीं भी कैपिटल वाई के दोनों वाई कैपिटल और दोनों आर कैपिटल कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारे पास है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। दोनों वाई कैपिटल है और एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल, ये हम लोगों को मिलता है 2। एक यहां मिलता है और दूसरा हम लोगों को मिलेगा कहां, देखिए जरा यहां ये वाला, एक ये और दूसरा ये, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जो मिला वो कितना मिला, 2 मिला। इसके बाद हमारे पास रिजल्ट अगला है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हम लोगों को मिलेगा 2। एक हमको ये मिला हम लोगों को और दूसरा रिजल्ट इसका हम लोगों को मिलता है यहां ये वाला, एक ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये हमारा रिजल्ट मिला, ये 2। इसके बाद अगला रिजल्ट हमारे पास है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका नंबर है 4। एक क्रॉस लगा देते हैं, 2 3 और 4। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। चलिए इसका नंबर जो है कैपिटल वाई स्मॉल आर का हमको नंबर मिलता है 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, यही रिजल्ट मिलता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ये स्मॉल आर, इसका नंबर मिला 4। इसके बाद हमारा अगला रिजल्ट दोनों वाई कैपिटल और दोनों आर स्मॉल, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, इसका रिजल्ट हम लोग को कितना मिलता है, यहां पर 1 मिला। इसके अलावा फिर से ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। कहां, दोनों वाई कैपिटल स्मॉल और दोनों आर स्मॉल है यहां, कि एक वाई हम लोग दोनों वाई कैपिटल यहां बात किया जा रहा है, यहां दोनों वाई स्मॉल है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोगों को मिलता है कितना, 1। इसके बाद हमारे पास अगला रिजल्ट हम लोग, ये तो हो ही चुका है। इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसका रिजल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे जो हम लोग देख रहे हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा 2। एक यहां मिला और दूसरा यहां मिल रहा है। ठीक है, ये कितना मिल रहा है, 2, यहां प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं और ये रिजल्ट आपको मिला 2। ठीक, इसके बाद अगला रिजल्ट हमारे पास है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है, एक यहां मिल गया और कहीं नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। कहां, ये इधर से सारा कुछ हो चुका है। चलिए ध्यान देंगे जरा, ये मिल गया एक। अब इसके बाद अगला जो हमारा रिजल्ट वो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर दोनों वाई स्मॉल और एक आर कैपिटल और एक आर स्मॉल, ये हम लोग को मिलता है 2। यहां से देखेंगे आप जरा इसको, 1 और 2। ठीक है, अब इसके बाद सारा कुछ स्मॉल हम लोगों को मिल जाता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर 1। ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो निकला। आप इसको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, किसी के बस का बात नहीं है। अगर आप इसको रट्टा लगाएंगे जीनोटिपिक रेशियो का, तो रेशियो आपको कुछ इस तरह से याद होगा, 1:2:2:4:1:1:2:1:1। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां हमको 1 और कहां हमको 2 डालना है।
तो इसको रट्टा लगाने का टेक्निक है, आप करेंगे क्या, इस तरह से याद रखेंगे 12 24 12 12 1। याद रट्टा लगाने का तरीका है 12 24 12 12 1, और सभी के बीच में आपको करना क्या है कि रेशियो डाल देना है। ऑटोमेटिक आपका जीनोटिपिक रेशियो निकल कर क्या आएगा, यहां से मिलाते चलिए 1:2:2:4:1:1:2:1:2 ये रेशियो आपको देखने के लिए मिलता है। फिनोटिपिक निकालना काफी आसान है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है कि जीनोटिपिक कैसे निकाला जा रहा है, तो मेंडल्स का डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या जो भी क्रॉस मेंडल के द्वारा कराया गया था, मेंडल जहां फेल हुआ था या मेंडल जहां पर सक्सेस है, वो सारा रेशियो आप यहां से निकाल सकते हैं इस रिजल्ट से। अगर आपको मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों समझ में आ चुका है तो बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड हम लोग कर चुके हैं क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे मेंडल्स का लॉ। ये जो हम लोग देख रहे थे ये मेंडल्स का लॉ नहीं है, ये है क्रॉस। ये क्या है, मेंडल्स का क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या सब है, तो ये जरा देखेंगे। सबसे पहले बात आप ये समझिए कि पूरे जेनेटिक्स में आपको मेंडल्स के द्वारा ही लॉ दिया गया है। बाकी जिसका भी आप देखेंगे वो सारा का सारा थियरी है। थियरी और लॉ में अंतर इतना है केवल कि थियरी समय के अनुसार बदल सकता है। थियरी कभी भी बदल सकता है, जैसे जैसे समय बदलेगा हो सकता है थियरी बदल जाए। आगे हम लोग इसी चैप्टर में इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो डार्विन का थियरी पढ़ेंगे, लेमार्क का थियरी पढ़ेंगे। लेमार्क के थियरी को गलत काटने वाला थियरी भी ऑगस्ट वेस्टमैन के बारे में पढ़ेंगे। वो सारा चीज यहां बताया जाएगा आपको। लेकिन मेंडल्स जो दिया इसको लॉ कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी नहीं बदलेगा। इसका कारण ये है कि मेंडल सबसे पहले कई जनरेशन तक F1, F2, F3, F4 जनरेशन तक मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड सारा क्रॉस करवाया। कई जनरेशन तक स्टडी किया गया है। 68 जनरेशन से शुरू किया, 34 जनरेशन पे रुका, फिर उसके बाद 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो आपको शुरू में बताया गया। लेक्चर 1 में ये सबसे पहले आपको बताया गया था कि मेंडल ऐसा नहीं था कि सबसे पहले 7 ही कैरेक्टर को चुना और 7 कैरेक्टर पर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया। F2 जनरेशन तक आपको बताया जा रहा है, तो F2 जनरेशन तक ही ये रिजल्ट मिला, ऐसा बात नहीं है। मेंडल कई जनरेशन तक कई ज्यादा कैरेक्टर पर अपना स्टडी करके ये लॉ बनाया है, इसलिए ये लॉ कभी भी गलत साबित नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग मतलब ये बात कभी भी मेंडल के द्वारा जो दिया गया ये बदलेगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, लॉ। ये अगर थियरी रहता तो समय के साथ क्या होगा, बदलेगा। डार्विन का थियरी बदल सकता है, लेमार्क का थियरी बदल चुका है, बात समझ गए ना। तो यहां पर मेंडल्स में इस तरह का कोई भी बात नहीं होगा। चलिए सबसे पहला मेंडल्स का इनहेरिटेंस का जो लॉ है ये क्या है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान देंगे मेंडल का कहना क्या था। मेंडल का कहना ये था कि जब आप क्या करेंगे, अब आगे ध्यान दीजिए, फिर अभी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो समझना जरूरी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप समझ चुके हैं, पीछे के लेक्चर में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया गया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। जब क्या किया जाता है कि दो कैरेक्टर को, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे कि दो कैरेक्टर्स एक ही है, जीन उसका ट्रेड्स बदल चुका है, दो अलग अलग ट्रेड्स को अगर हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है F1 जनरेशन में, वो सारा का सारा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हमको देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता था, ध्यान देंगे जरा एक बार फिर से जो है आप रिव्यू उसका ले लीजिए। इस तरह से आप समझिए जरा, यहां हम लोग जो है क्रॉस करवाते हैं, यहां एक टेबल बना के
क्या ध्यान दीजिए, मेंडल क्या किया था, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, एक टॉल वाला एक ड्वार्फ वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट निकाला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पीछे के क्लास में डिस्कस किया गया आपके साथ। अब जब इसको क्रॉस कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी रिजल्ट आया, और ये था टॉल। कैसा टॉल, तो हेटेरोजाइगस टॉल, यानी कि कैरेक्टर यानी कि जीन यानी कि ट्रैक्स तो दोनों का था, कैपिटल डोमिनेंट का भी और रिसेसिव का भी, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है, टॉल का केवल। बात समझ गए ना, यही ना था कहानी मेंडल्स के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, यही ना था बात। अब देखिए जरा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी इसी बात का पुष्टि कर रहा है। क्या, तो ध्यान देंगे इसका कहना लॉ ऑफ डोमिनेंस का, when two homozygous individual with one or more sets of contrasting character are crossed, the characters that appear in F1 hybrid are dominant character and those which do not appear in F1 are recessive character। क्या कहा, ध्यान देंगे जरा, यहां समझेंगे, क्रॉस से समझेंगे। मेंडल्स के अनुसार आप क्या किए कि टॉल लिए और ड्वार्फ लिए, टॉल लिए और ड्वार्फ लिए। टॉल के लिए आप लेंगे कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए लेंगे स्मॉल टी, ये ना लेंगे। चलिए, क्योंकि मेंडल्स का कहना क्या था कि जैसे ही डोमिनेंट का चर्चा करेंगे आपको क्या समझ जाना है कि कैपिटल वाले लेटर का यूज करना है, और जब हम लोग क्या करेंगे कि डोमिनेंट का चर्चा करेंगे तो स्मॉल लेटर का यूज किया जाएगा। बताओ यहां तक का कहानी क्लियर। आगे बढ़िए, यहां पर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसका अगर हम लोग गैमेट निकालेंगे तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर हाफ्स इन गैमेट फॉर्मेशन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, आधा हो जाता है। तो यहां ये हो गया मेंडल का पेरेंट जनरेशन, पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन याद है ना। चलिए, तो ये पेरेंट जनरेशन का फिनोटाइप है, और ये हो गया पेरेंट जनरेशन का जीनोटाइप, ये फिनोटाइप और ये जीनोटाइप। तो अब देखिए ये निकल के आया क्या आपको, गैमेट। गैमेट में होगा फ्यूजन, और यहां पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, टॉल। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही ना कह रहा है कि जब आप क्या करते हैं कि दो ट्रेट्स को क्रॉस कराते हैं जिसमें एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, तो F1 जनरेशन में, यही ना F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो कैसा होगा, तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर देखने के लिए, रिसेसिव कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि कैरेक्टर, इसका मतलब ये नहीं वो खत्म हुआ है, वो बचा हुआ है अभी। बात समझ गए, केवल उसका कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलता है। बात समझे, डोमिनेंट रिसेसिव। अब और क्लियर आपको हो गया होगा कि जो कैरेक्टर हाइब्रिड कंडीशन में दिख रहा है वो डोमिनेंट है, और जो कैरेक्टर हाइब्रिड कंडीशन में देखने के लिए नहीं मिल रहा है वो रिसेसिव है। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत। तो यहां हो गया, यहां हम लोग लिख देते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब ध्यान देंगे जरा, आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी बताया गया था कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जब क्या करेंगे कि सेम जीन यूज करेंगे तो होमोजाइगस है, और अगर डिफरेंट जीन यूज हो रहा है तो हेटेरोजाइगस है। जैसे आप एग्जांपल्स यहां देख ही रहे हैं कि यहाँ कैपिटल के लिए हम लोग कैपिटल टी यूज कर रहे हैं, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी यूज कर रहे हैं। तो ये होमोजाइगस है क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसा है। और यहाँ ये क्या है, कैपिटल टॉल ही है लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये हेटेरोजाइगस है। बात समझ गया। अब आपका जो भी मेंडल्स का टर्म है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि मेंडल्स के टर्म में, मेंडल जो अलग अलग तरह का टर्म मेंडल के एक्सपेरिमेंट में यूज किया जा रहा है, जीनोटाइप, फिनोटाइप या होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारा पीछे के फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग उन सारे टर्म का डेफिनेशन देखे। अब ये धीरे धीरे आपसे क्लियर हो रहा होगा F1 जनरेशन क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होगा, बैक क्रॉस क्या होगा, ये सारा यहां से क्लियर है आपका। बात समझ गए। चलिए बढ़िया, आगे जरा। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या कहता है ये समझेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर का कहना है कि इच कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो कोई कैरेक्टर है वो हमेशा क्या होगा कि जीन के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। या ध्यान देंगे, जिसको आज हम लोग जीन जान रहे हैं वो पहले जो है फैक्टर के नाम से जाना जा रहा था। मेंडल्स का कहना यह था कि इच कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल इज ग्रुप्ड governed by two factor called as gene. The alternative form of gene is called alleles. यानी कि जो कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर, जैसे टॉलनेस कैरेक्टर किससे कंट्रोल हो रहा है, दो से, यानी कि एक या तो हाइट, एक टॉल से और दूसरा ड्वार्फ से, दो अलग अलग कैरेक्टर, तो ये हो गया इसका जीन। और जीन का जो डिफरेंट फॉर्म है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एलील। जीन का जो डिफरेंट फॉर्म है उसको क्या नाम देते हैं, एलील नाम देते हैं। आगे देखिए जरा, कॉल्ड एलील इफ एन इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलील। अगर ये सिमिलर टाइप ऑफ एलील से बना हुआ है तो इसको क्या कहा जाएगा, होमोजीनस या फिर होमोजाइगस। और अगर ये डिफरेंट टाइप के एलील से बना हुआ है तो हेटेरोजाइगस। इसका कहना यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर का। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड मतलब क्या, जोड़ा। पेयर्ड का मतलब जोड़ा। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर यही कहता है कि जो भी कैरेक्टर है वो दो जीन से क्या होगा, कंट्रोल होगा। और इसमें क्या होगा कि अगर ये एक ही तरह के एलील से कंट्रोल हो रहा है तो इसको होमोजाइगस कहेंगे, अलग अलग से कंट्रोल हो रहा है तो इसको हम लोग हेटेरोजाइगस नाम देते हैं। बात समझ गए, बात समझे। तो यही कहानी है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर का। अगला लॉ हमारा नहीं, मतलब मेंडल का अगला लॉ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों ध्यान देंगे, ये दोनों जो लॉ है ये बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित नियम है मेंडल का। अब हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को बेस बना करके मेंडल्स के द्वारा जो लॉ दिया गया उसी को हम लोग क्या कहे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान देंगे जरा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। अगर आप ये समझे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपके लिए आसान है, अगर नहीं समझे तो फिर से डायहाइब्रिड क्रॉस को आप जो है रिकैप करके देखते रहिए, 3 बार 4 बार 5 बार, जितने बार में समझ में आए। पहले इसको समझने के लिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए बढ़िए आगे जरा ध्यान देंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ प्योरिटी, सब इसी का नाम है। लॉ ऑफ प्योरिटी कहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहिए। बात समझ गए, सब क्या है, इसी का नाम है। अलग अलग आपको जो है लिखा हुआ मिल जाएगा अलग अलग बुक में आपकी सीट में। चलिए आगे बढ़िए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या, ये समझेंगे। इफ द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, द फैक्टर्स और जीन फॉर इच पेयर ऑफ कैरेक्टर असॉर्ट आउट इंडिपेंडेंटली। यहां ध्यान देंगे, दो कैरेक्टर को किए, दो कैरेक्टर को क्रॉस कराए ना, येलो राउंड, सीड कलर येलो और सीड का शेप राउंड। यहां पर भी दो, सीड कलर ग्रीन और सीड का शेप रिंकल्ड। बात समझे ना, यानी कि दो कैरेक्टर को कहना यह है कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि आप अगर दो कैरेक्टर को एक साथ लें और उसको आगे क्रॉस करा दें F1 जनरेशन के लिए, तो F1 जनरेशन में आपको ऐसा लगेगा कि सब एक साथ है। यहां आपको देखने के लिए मिल रहा है कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। मतलब सारा का सारा जो कैरेक्टर है वो एक साथ है, लग रहा है ऐसा, लेकिन आगे के जनरेशन में गैमेट बनते समय वो क्या होगा, या फिर जब वो अगले जनरेशन में F2 में जाएगा तो सब फिर से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और एक दूसरे से कोई प्रभावित नहीं होगा। बात समझ गए ना। यहां तुम ये बताइए आप कि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कैपिटल Y इस स्मॉल r के क्या, स्मॉल ये कैपिटल Y स्मॉल y के कैरेक्टर को कुछ कर रहा है,
कहीं पर ये कैपिटल आर स्मॉल आर के कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, या ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सारा का सारा कैरेक्टर यहां तुमको दिखाई दे रहा है। अलग अलग जो इसका चेंज है वो हम लोगों को साफ साफ दिखाई देता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है। गैमेट बनाते समय तक हम लोग को लगता है कि ये एक साथ है, लेकिन आगे जैसे ही क्रॉस होगा F2 जनरेशन के लिए तो ये सारा सेपरेट हो जाएगा और किसी के ऊपर किसी का कोई इफेक्ट देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिलता है। बात समझ गए? बात समझे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए आगे हमारे पास अगला लॉ है मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ कहते हैं। ऊपर जो हम लोग पढ़े प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हम लोग सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। मेंडल का सेकंड लॉ ये वाला प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ध्यान देंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या कहता है, यहां ध्यान देंगे। ये वाला कंडीशन पे पहले आप फोकस करिए कि क्या हुआ है कि ये पैरेंटल जनरेशन में ये दोनों क्या है, अलग अलग है ना। कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है। यहां पर F1 जनरेशन में ये दोनों क्या हुआ है, मिल चुका है, मिला ना। लेकिन आगे जब इसका F2 जनरेशन निकालेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कहना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग contrasting factor or gene or allele are bound together in heterozygous condition, the two remains together without being contaminated, but when gametes are formed from then the to separate out from each other. This also known as Mendel's law of फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। यहां ध्यान देंगे, मेंडल्स का कहना यह था कि जब आप क्या करते हैं कि जो आपका पेरेंट जनरेशन है यहां जब क्रॉस कराए तो यहां पर जो आपका गैमेट निकला उसको जब क्रॉस कराएंगे तो F1 में ये क्या होगा, एक साथ आएगा, लेकिन जब F2 में जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएगा। मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद करिए, अगर आपको याद है तो यहां देखिए जरा कि ये एक साथ आया, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ है, लेकिन जब हम लोग इसको सेल्फ क्रॉस करा दे तो यहां जो रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही ना आएगा रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये सारा क्या है, कंटामिनेट हुआ है कहीं किसी से कोई, यानी कि इतना समय तक ये कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रहा, क्या इस स्मॉल टी में इस कैपिटल टी का कैरेक्टर आया, नहीं आया। क्या इस कैपिटल टी में इस स्मॉल टी का कैरेक्टर आया, नहीं आया। यही है लॉ ऑफ प्योरिटी। लॉ ऑफ प्योरिटी यही कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, क्रॉस करवा देते हैं F1 जनरेशन में साथ में भी है तो F2 जनरेशन में जाते जाते वो क्या होगा, सारा का सारा सेपरेट हो जाता है। यही है मेंडल्स का लॉ। एक बार फिर से इसको देखेंगे तुरंत, जो है क्विक रिकैप इसका देखिए जरा। डायहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ ही गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहना है कि आप क्या करिए कि अगर आप क्या करते हैं कि अगर एक साथ मिलाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ, और दोनों का गैमेट निकालते हैं और क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने के बाद क्या होगा कि जो डोमिनेंट इस दोनों में से है उसी का कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी का कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या कह दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ पेयर्ड, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर का कहना है कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम लोग बात करें तो उसके कैरेक्टर को क्या कर रहा है कि दो जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। दो जीन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, दो अलग अलग जीन। यहां पर ये जो जीन या जो इसका डिफरेंट फॉर्म है एलील, इसको ये एलील जब एक जैसा है, इसमें जब उस जीन में जब एलील एक जैसा है तो उसको होमोजाइगस कहेंगे, और अगर वो डिफरेंट है तो उसको हम लोग हेटेरोजाइगस नाम देते हैं। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस नाम देते हैं। बात समझ गए। चलिए अगला हमारे पास यहां देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ है।
या उसके बाद यहाँ आते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। इसका कहना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कि अगर आप क्या करते हैं कि आप किसी दो कैरेक्टर को अलग अलग कैरेक्टर को एक साथ मिलाएं और क्रॉस करवाएं, तो क्रॉस करवाने के बाद F1 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर एक साथ आएगा। F1 जनरेशन में क्या होगा, दोनों कैरेक्टर एक साथ आएगा, लेकिन जैसे ही वो आगे के जनरेशन में गैमेट बनाएगा, अगले जनरेशन में जब वो गैमेट बनाएगा तो फिर प्योर फॉर्म में ही सेपरेट होगा। यानी कि इसका ये दोनों एक साथ जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का कैरेक्टर कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलता है, वो सेम रहता है, अपना कैरेक्टर स्टेबल बनाए रखता है और आगे के जनरेशन में जब वो जाता है तो अपने प्योर फॉर्म को लेकर के जाता है। बात समझ गए। इसके बाद हमारा दूसरा लॉ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कहना है कि आप अगर दो अलग अलग कैरेक्टर को क्रॉस करा दें, यानी कि ये एक कलर है और दूसरा सीड का शेप है, ये सीड कलर और ये सीड शेप, येलो रिंग राउंड, येलो और राउंड, तो क्या हुआ कि जब आप इसको क्रॉस कराते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर को एक साथ लाए और क्रॉस करा दिए, तो वहां पर ऐसा कंडीशन है, ऐसा बात है कि ये दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को कभी क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है, वो अनइफेक्टेड रहेगा और आगे के जनरेशन में ट्रांसफर होगा। और जब आप आगे के जनरेशन में पुनः स्टडी करें, मतलब फिर से आप उसको पढ़े, तो आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि वो किसी भी तरह का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं दिखा रहा है। बात समझ गए। अगर वो प्रभाव दिखाता तो हम लोग को ये रिजल्ट इतना देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसा होता कि हमारे पास कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई आता, स्मॉल आर के साथ केवल स्मॉल आर आता, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कभी एक साथ नहीं मिलता। ये सारा कैरेक्टर स्थिति हम लोग को देखने के लिए मिलता अगर ये इफेक्ट करता तो, लेकिन इस तरह का कोई भी कंडीशन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। बात समझ गए, बात समझे। आगे हम लोग देखेंगे जरा इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल के लॉ का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। चलिए आगे हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स के लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि दे यूज्ड फॉर वेरियस ब्रांच ऑफ ब्रीडिंग। ये अलग अलग तरह के ब्रांच को, मतलब अलग अलग तरह के ब्रांच कहने का मतलब इन सेंस है कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या किए, क्रॉस करा करके रिजल्ट फाइंड किए और इसके बाद लॉ दिए। पहले ही क्या दिए थे कि इसके गलत होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये केवल एक जनरेशन या फिर एक ऑर्गेनिज्म पर बात नहीं हुई है, ये काफी ज्यादा यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पे स्टडी करके इस लॉ को प्रोड्यूस किया गया है। दूसरा, दे आर यूज्ड इन इंप्रूविंग वैरायटीज ऑफ फाउल्स। दे यूज्ड इन, इंपॉर्टेंस ये भी है कि यूज्ड इन improving varieties of fowl, varieties of fowl, फाउल के वैरायटीज को इंप्रूव करने में भी हम लोग क्या करते हैं, मेंडल्स का के लॉ का यूज करते हैं। फाउल समझते हो ना, मुर्गी का बच्चा, ठीक है, फाउल कुछ नहीं है, मुर्गी का बच्चा है। आगे चल करके पढ़ोगे, अगर गलती से भी बायो पढ़े 12th में, तो वहां तुम्हारे साथ चर्चा किया जाएगा एंड्रोसियल फाउल का। इसका चर्चा किया जाएगा, एंड्रोसियल फाउल का जो है चर्चा वहां पर आपके साथ किया जाएगा कि स्पेन में एक शहर है एंड्रोसिया, वहीं से इस फाउल का जो ओरिजिनेशन हुआ, इसलिए हम लोग उसको एंड्रोसियल फाउल जो है वो नाम देते हैं। बात समझ गए। चलिए अगला, यूज्ड इन डिजीज रेसिस्टेंट, used in producing disease resistant plant, producing disease resistant plant, disease resistant plant, ठीक। डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट के फॉर्मेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, मेंडल्स के लॉ का यूज करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहां पर ये कहने का मतलब है ना कि मेंडल जो क्रॉस कराया, दो वैरायटी को करवा दिया ना, वैरायटी बदल दिया, वैरायटी बदला मतलब हाइब्रिड तैयार कर दिया। जैसे मान लीजिए हम लोग राउंड और येलो को
येलो राउंड सीट को कराए तो मान लेते हैं कि हमको एक ऐसा कैरेक्टर, दो कैरेक्टर ऐसा मिला कि एक जो है बेहतर है और एक खराब है एक ही प्लांट में, हम लोग क्या करें कि क्रॉस करा दें। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लांट हमारे पास है, ठीक है, ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए प्लांट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ क्या है कि इसका जो फ्रूट है, फ्रूट ये क्या है, मीठा है, ठीक है, और लेकिन इसका जो साइज है ये क्या है, स्मॉल है। साइज क्या है, स्मॉल है, ठीक है। फ्रूट क्या है, मीठा है लेकिन साइज स्मॉल है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दूसरा प्लांट चुनेंगे जिसका साइज क्या है, बड़ा है। अब क्या करेंगे, इस प्लांट का क्रॉस करा देंगे उस प्लांट के साथ जिसका साइज क्या है, जिसके फ्रूट का साइज बड़ा है। अब उसके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमारा रिजल्ट जो है क्या होगा, स्वीट का स्वीट रह ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और दूसरा जो स्मॉल वाला कैरेक्टर है ये चेंज हो जाएगा किसमें, लार्ज वाले कैरेक्टर में। ये क्या चेंज हो जाएगा, लार्ज वाले कैरेक्टर में ये बदल जाएगा। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। अगला, दे आर यूज्ड इन इंप्रूविंग ह्यूमन रेस, यूज्ड इन इंप्रूविंग, यूज्ड इन इम्प्रूविंग ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस के इंप्रूविंग में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो यही मेंडल के लॉ का जो है क्या है, इंपॉर्टेंस है। आज के लिए इतना ही, बाकी का बात आगे के क्लास में किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।